नमस्कार। संसदीय खबरों से जुड़े साप्ताहिक कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। कोरोना संकट के बीच 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2021-22 पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। इस बार बजट में क्या रहा खास, आपको बताएंगे। साथ ही संसदीय कार्यवाही से जुड़ी अहम खबरों पर डालेंगे नजर। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। कोरोना संकट के बीच 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2021-22 पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले लोकसभा में बजट पेश किया। इसके बाद बजट की कॉपी राज्यसभा में रखी गई। बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। आम बजट 2021-22 की सबसे खास बात यह रही कि देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। 1 फरवरी को आम बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर देते हुए बजट में 6 स्तंभों का उल्लेख किया। इनमें स्वास्थ्य और खुशहाली, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी संरचनाओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को लगातार दोहरे अंकों में बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। देश में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए के साथ DFI की स्थापना का ऐलान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 13 सेक्टरों के लिए PLI योजना भी घोषित की गई। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए अतिरिक्त 1,18,101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं मेट्रो रेल के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. बजट में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ बनाए गए सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा। We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund with a corpus of 5,000 crores has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. इस बार के आम बजट में उच्चतर शिक्षा के लिए भी कई प्रस्ताव किए गए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के लिए इस साल सरकार विधेयक लाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, जिसमें 15,000 से अधिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बजट में इस बार सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक कॉरिडोर खोलने का प्रावधान है। 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second,
1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भविष्य के लिए रेलवे तंत्र का विकास करने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई। साल 2021-22 के बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान है। Indian Railways have prepared a national rail plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. Bringing down the logistic costs for an industry is at the core of our strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन स्तंभ का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बार आम बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर खर्च में काफी बढ़ोतरी की गई। इस बार स्वास्थ्य पर खर्च में 137% की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और इसके लिए 3 क्षेत्रों निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और कल्याण को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2021-22 का बजट अनुमान 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है। स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। इसे पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का नाम दिया गया है। इस योजना पर अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने के साथ ही नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाई जाएगी। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को समर्थन दिया जाएगा। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों में विस्तार किया जाएगा। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया गया है। वर्तमान में ये सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित थी। इस फैसले से हर साल 50,000 से ज्यादा बाल मृत्यु को रोका जा सकेगा। New centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. Establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिशन पोषण 2.0 शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसका मकसद देश भर में पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच और नतीजे मजबूत करना है। मिशन पोषण 2.0 शुरू करने के लिए संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक मजबूत कार्यनीति अपनाने की घोषणा की। To strengthen nutritional content, delivery, outreach and outcome, we will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve
nutritional outcomes across 112 aspirational districts. स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर निवेश को बढ़ाने के मकसद से बजट आवंटन में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासा वृद्धि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट पेश होने के बाद मंगलवार को सत्र के पहले कामकाजी दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श, सांसदों को नियमों का पालन करने के साथ साथ सदन में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की सलाह दी। सभापति ने पूरे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू और नियमबद्ध ढंग से चलाने पर जोर दिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र के पहले कामकाजी दिन उच्च सदन में सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। सभापति ने सदस्यों से कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति को टाला जाना चाहिए जिससे सदन और राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन की गरिमा को सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। सभापति ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि सदन में अनुशासन और गरिमा को बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही सभी सदस्य सार्थक ढंग से चर्चा में हिस्सा लें। My appeal to all of you is that try to make the session more purposeful, and then the issues that can be discussed, they can be discussed threadbare in a peaceful, orderly, dignified manner. Last time some unfortunate incidents happened. I don't want to recall them, but it's all binding on all of us to see that the House runs properly. Members follow rules and regulations, maintain discipline and dignity, and also participate in debates in a meaningful manner. I have all along been appealing to members to prevent any such situation which will cause effect to the interest of the parliament and also the nation. सभापति ने ये भी कहा कि देश में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के ऐतिहासिक 100 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय और विधायी परिषद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव 1920 की सर्दियों में हुए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब लोगों की उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में भागीदारी होता है। That our country has just crossed. It relates to completion of 100 years of representative democracy in our country, with the first direct elections to the imperial and provincial legislative councils held during the winter of 1920, further to the Government of India Act 1919. Democracy is all about participation of people in the management of public affairs and policy making through their elected representatives. The occasion of being a 100-year-old modern representative democracy calls for serious reflection on the state of democracy and the functioning of the legislature in our country. सभापति ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा के पिछले 4 सत्रों की भावना के अनुरूप इस बार महत्वपूर्ण बजट सत्र में भी भरपूर कामकाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा राज्यसभा में पूरी हो गई। सोमवार यानी कि 8 फरवरी को प्रधानमंत्री सदन में चर्चा का जवाब देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान सभी दलों के सांसदों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और किसानों के मुद्दे के समाधान पर जोर दिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कई संशोधन भी पेश किए। वहीं सत्ता पक्ष ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चा के आखिरी दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों का मामला जाति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा राज्यसभा में पूरी हो गई। बुधवार को उच्च सदन में बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका बीजेपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने समर्थन किया। भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों से भरा है। The government is dedicated to strengthen the underprivileged sections of the society and build a strong nation. So the life and livelihood is the priority of the government. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji,
always believes in 100%. बीजेपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। यहाँ कानून को बनाने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि लोगों में चर्चा नहीं हुई। इस 15-20 साल में, 2 दशक में 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुए हैं, उनको विश्वास में लिया गया है, तब यह कानून बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव कराने के लिए सरकार को बधाई दी। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए थे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायत राज सिस्टम जो राजीव जी ने शुरू किया था वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। बहुत अच्छा कदम हुआ है बीडीसी का और डीडीसी का, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा जारी रही। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आप दुविधा में होते हैं। प्लीज आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आप दर्द समझिए किसानों का। सर, पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को आजादी मिल सकेगी और वे देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के साथ चल रही है। एमएसपी को क्यों कानून में नहीं लाया जाता था? आपने कभी लाया था क्या? आपके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान की 4-4 पीढ़ी देश संभालने के लिए मौका आपको मिला। अनेक राज्यों में आपकी जागीर आप समझ के शासन चलाए, कब आपने कानून में लाया था? आपके समय में एक साल में 97,110 करोड़ एमएसपी दिया गया था और हमारी समय में एक साल में वो संख्या बढ़ के लगभग 2,60,000 करोड़ हुआ है। अब हमें प्रश्न पूछते हो, काम करने वाले को, ईमानदार व्यक्ति को, किसान हितैषी को आप प्रश्न पूछते हो। चर्चा में नाम निर्देशित सांसद स्वपन दास गुप्ता, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा टीडीपी, टीआरएस, डीएमके और वाम दलों के अलावा कई दलों के सांसदों ने भी सदन में अपने विचार रखे। ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में, उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। The Prime Minister of India said by 2022 farmer income will be doubled. That's a promise. At current rates, if that were to happen, it will not happen before 2028. धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन भी सांसदों ने प्रमुखता से खेती और किसानों के मुद्दे पर अपने विचार रखे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर सरकार का पक्ष साफ किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने सदन में कृषि कानूनों पर विपक्षी दलों का तर्क सुना, लेकिन कोई भी सदस्य या किसान संगठन कृषि कानूनों के प्रावधानों की कमियां नहीं गिना पाए। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कृषि मंत्री ने साफ किया कि उन्होंने किसान संगठनों के साथ 12 बार वार्ता की।
कृषि मंत्री ने कहा कि संशोधन के प्रस्ताव का ये मतलब नहीं कि कानून में कुछ गलत है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस हफ्ते बजट सत्र में राज्यसभा और लोकसभा में 2 अहम विधेयक भी पेश किए गए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने वाले विधेयक को सदन में पेश किया। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक इसी साल 7 जनवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। वहीं लोकसभा में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। श्री जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोडक्शन। राज्यसभा और लोकसभा में 2 अहम विधेयक पेश किए गए। राज्यसभा में गुरुवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया। विधेयक में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को AGMUT कैडर यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में लाने का प्रावधान किया गया है। Honorable Chairman sir, with your kind permission, on behalf of Honorable Home Minister C. Amit Shah ji, I raise to move for leave to introduce a bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. 2021. Bill 2021. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please raise their hands and say aye. Those in favor, those against, please raise their hands and say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Introduce the bill. Minister. I introduce the bill, sir. ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इससे केंद्र शासित प्रदेश कैडर से जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तैनाती के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों से वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात करना संभव होगा। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में तैनात अधिकारियों को भी दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा जा सकेगा। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक इसी साल 7 जनवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। वहीं गुरुवार को लोकसभा में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। इसके जरिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त रोक लगा सकेगी। Even the section 34 now, with your experience, you know it very well. If it is against public policy, namely fraud or induced by corruption, it will be a ground for setting aside the award. What we are saying is, many fly-by-night operators get awards based upon dubious agreements and seek enforcement not only in India but also outside. Therefore, to contain those elements, this is being brought about with a condition, prima facie satisfaction. If that is there, it will go before 34, but enforcement will be stayed at the prima facie level. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के जरिए हुए करार के आधार पर किया जाता है तो अदालत
फैसले पर स्थगन के लिए कोई भी शर्त नहीं लगाएगी और अपील लंबित रहने तक बिना शर्त स्थगन देगी। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 4 नवंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में लगातार हुए अवरोध की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई। लोकसभा में पिछले 4 दिनों में विपक्षी दल कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर लगातार अवरोध पैदा कर रहे थे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाना है। बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के अवरोध के चलते आगे की चर्चा नहीं हो पाई। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ और संसदीय खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।